हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर है। उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स, तो आप देखिए टोटल वीडियो को। 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, 2 मार्क्स वाले में भी रहेगा और 5 मार्क्स वाले में भी रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। देखो वेग यानी रेट लिखा हुआ है। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे किसी अभिक्रिया का, तो ऑर्डर हमें निकालना है कोटि क्या होता है। देखो एक बार हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेट आपको कैसे लिखा रहेगा। रेट एक्सप्रेशन लिखा रहता है कि ए का स्क्वायर और बी। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन छुपा हुआ है। ठीक है, किसी के ऊपर कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे हम टू लिखे हैं तो मान के चलो यहाँ पर वन क्या है, छुपा हुआ है। तो इसी तरह बी के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वन यहाँ पर अंडरस्टूड है। ठीक है, अब जब हमको कोटि निकालने बोलेगा, रेट इसका ऑर्डर निकालने बोलेगा, तो ये जो ऊपर में जो पावर है इसको हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1, तो यानी क्या आ जाएगा, ये 3 कोटि का अभिक्रिया है। ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको आप 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। यहाँ पे कुछ निगेटिव, और 1 मिनट अब बता दे रहे हैं, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये निगेटिव में भी हो सकता है, p/q यानी फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 2/3 ऐसे भी हो सकता है, और पॉजिटिव में भी तो होता ही होता है, होल नंबर में हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे वहाँ पे जाके 2 मार्क्स वाले में। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीधे आपसे ऐसे वेट रेट का इक्वेशन दे दिया यहाँ पे और पूछा कि इसका इसका ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये ऊपर वाले पावर को जो भी यहाँ लिखा हुआ है सिंपली इसको ऐड कर देना है, वही हमारा क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेकंड करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए का ये टी हाफ का वैल्यू, इसे आपको न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स में पूछता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। टी हाफ, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं दर स्थिरांक। ठीक है, दर स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही नाम याद रखना है इसका, रेट कांस्टेंट इसे बोलते हैं। और आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में क्या करेगा, या तो आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा कुछ, ठीक है, और बोलेगा टी हाफ निकालिए, या तो टी हाफ का वैल्यू दे देगा और रेट कांस्टेंट निकालने बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। 0.693 डिवाइड बाई के। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ए के। ठीक है, ए यहाँ क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे सबमिट प्रोपोर्शनलिटी का एक चिन्ह था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी यही ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखना, अभी तुरंत बताए थे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइड बाय के। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आंसर। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। कैटलिस्ट क्या करता है ना, अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता भी है, घटाता भी है। क्योंकि ये जो कैटलिस्ट होता है, अभी उत्प्रेरक, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट जो कि अभिक्रिया की दर को घटा देता है, और एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और ये जो उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाता और घटाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट करेगा। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम। तो याद रखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। अगर अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए का रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो याद रखना है टाइम इनवर्स। क्या होता है, टाइम इनवर्स। ये टाइम और कहीं कहीं पे आपको सेकेंड इनवर्स भी दे सकता है ऐसा यूनिट, कहीं कहीं पे मिनट इनवर्स भी दे सकता है। तो ये जो है सेकेंड और मिनट, ये सब टाइम का ही एसआई यूनिट होता है। तो याद रखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टाइम इनवर्स एसआई यूनिट होता है, या सेकेंड इनवर्स, या मिनट मिनट का इनवर्स। और फर्स्ट ऑर्डर की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए रेट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। याद रखना है, अभी इसी वीडियो में अभी आगे आने वाला है ये सब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग को निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। देखो वेग लिखा हुआ है यहाँ पे, कोटि बताना है। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये बहुत सिंपल होता है, इसे छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत लड़के जो होते हैं वो छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता अगर कैसे निकालेंगे, लेकिन है बहुत सिंपल ये। देखो वेग का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वेग का आपको यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, ये के ए की पावर 2 बी की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। अब क्या बताए थे ऑर्डर, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर को जोड़ दो। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे माइनस में भी रहता तो डायरेक्ट क्या होता है, -2 + 1 यानी -1। याद रखना है ये जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, होल नंबर फ्रैक्शन सब में रह सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। देखो अभी बताए थे, याद रखना है समय इनवर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो होता है समय इनवर्स। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। किसी भी ऑर्डर का अगर आपको अभिक्रिया निकालना, अब किसी भी ऑर्डर का आपको यूनिट निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, याद रखना है कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, और यहाँ पे होता है आपका टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स, देखो टाइम इनवर्स, ये एन ये सेपरेट है। ये जो एन है, ये एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। और कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन का वैल्यू होता है मोल पर लीटर। मोल मोल पर लीटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। और इसी को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं ये दो चीज़ को। तो कंसंट्रेशन को अगर हम कैपिटल एम लिख दें यहाँ पे, और वन, वन माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पूछ पूछ रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा यहाँ पे, -1, 1 - 1, और यहाँ पे टाइम इनवर्स इससे अलग है, ठीक है। टाइम इनवर्स इससे अलग है। देखो यहाँ पे 0, 1 माइनस +1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू टाइम इनवर्स। देखो ओवरऑल ऑर्डर निकल के क्या आ गया है हमारा, इसका फर्स्ट ऑर्डर की इकाई क्या निकल के आ गई, तो समय इनवर्स जो कि बता रहे थे। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी ऑर्डर के लिए आपको ये आपका एसआई यूनिट पूछेगा, निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर का अगर आपको इकाई पूछा, एसआई यूनिट पूछा, तो आपका निकल जाएगा। अगर पूछता सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे वैल्यू। कंसंट्रेशन क्या बताए थे, कहीं पे मोल पर लीटर होता है, कहीं पे कैपिटल एम होता है, बाद बराबर होता है। तो कैपिटल एम रख के यहाँ बता दे रहे हैं, कैपिटल एम 1, एन एन बाद में आ रहा है, देखो 1 के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर का निकालना है। टाइम का कोई असर नहीं पड़ता, टाइम बगल में रहता है इसका। देखो 1 1 - 2 तो क्या हो जाएगा, -1। तो मोल पर मोलैरिटी टाइम इनवर्स। या इसे अगर हम खोल के लिखें इस चीज़ को, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, मोल मोल पर लीटर होता है -1 टाइम इनवर्स, ठीक है। तो याद रखना ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है। देखो मोल पर लीटर ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, नहीं ये सेकंड ऑर्डर का भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो देखो सेकंड ऑर्डर का हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, कहीं-कहीं मोल पर लीटर में भी देगा, कहीं-कहीं डायरेक्ट प्लस कैपिटल एम भी लिखा मिलेगा, तो दोनों बराबर चीज़ है, वो दोनों सेम होता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए ही आपको रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पूछ रहा है आपके एग्जाम में। तो याद रखना है समय इन्वर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक शून्य दर कोटि की अभिक्रिया के लिए दर है।
द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो, जब भी हम रेट लिखते हैं ना तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होता है हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, सिर्फ मतलब होता है रिएक्टेंट के। अब कैसे लिखते हैं, हमें किसका दर चाहिए, जीरो ऑर्डर का दर चाहिए। यदि यानी ओवरऑल ऑर्डर किसका क्या बनाना है, इसका जीरो बनाना है। तो दर अगर हम लिखते हैं तो के, ए लिखा हुआ है यहाँ पे ए, जीरो ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी पूछ दिया हुआ है कि शून्य कोटि दर की अभिक्रिया के लिए दर है आपका ए बी की पावर जीरो। तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ क्या है, जीरो प्लस जीरो यानी जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। रेट कांस्टेंट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या हो जाएगा के ए की पावर जीरो एंड बी की पावर जीरो, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो ऑर्डर का ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट। रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी सी के दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखो यहाँ पे दर पूछ रहा है, अब रेट हम कैसे बताए थे अभी। अब देखो एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे 2A प्लस बी सी है, तो रेट को दो तरह से हम लोग यहाँ पे व्यक्त करते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स में। याद रखना है एक चीज को, ये जो रिएक्टेंट है इसे बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका ये केमिकल काइनेटिक्स है, याद रखना ये चीज़ जो प्रोडक्ट है, सॉरी ये जो रिएक्टेंट है ये कम होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट निगेटिव में होने लगता है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है यानी पॉजिटिव होता है। अब अगर इसका दर लिखना है तो देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे 2A है और बताएं ये क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है इसे उल्टा के लिखते हैं 1/2, आगे में माइनस लगा देते हैं और डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू निगेटिव में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 डी बी बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पे देखो बताए थे ये पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो पॉजिटिव सी बाय डी टी। तो देखो यहाँ पे हाफ बी वाला भी दिया हुआ है, निगेटिव में भी दिया हुआ है डी बी बाई डी टी और पॉजिटिव में भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे, ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अच्छे से समझ लेना है। रिएक्टेंट कम होता है तो निगेटिव में लिखते हैं, यहाँ पे निगेटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं और बीच में क्या करते हैं बराबर का चिन्ह देते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है तो पॉजिटिव में लिखते हैं और यहाँ क्या करते हैं पॉजिटिव और डी ए बाई डी टी करते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है। डी बी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज निकालना है, डी सी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज निकालना है। और निगेटिव और यहाँ पे जो ये कॉफिशियंट लगा रहता है इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं यानी 1/, कुछ भी जैसे यहाँ पे थ्री थ्री रहता तो 1/3 लिखते हैं हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा ऑप्शन में देखो तीनों चीज़ मिल रहा है, ये भी मिल रहा है यहाँ यहाँ से, ये भी मिल रहा है आपका यहाँ से और प्लस डी सी बाई डी टी भी हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो वेग बराबर दिया हुआ है, ए का सांद्रण को स्थिर स्थिर रखकर बी के सांद्रण को 3 गुना किया जा रहा है। तो वेग होगा, तो नया वेग निकालना है हमको, क्या कर रहा है और कुछ ऐसा ऑप्शन दे रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन आजकल जो है ये 2023 का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है तो बहुत सिंपल भी है। तो सबसे पहले जो गिवन रेट है हम रेट लिख लेंगे, यहाँ पे दर लिख लेंगे के ए, ए और बी का क्या है यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। हमें दूसरा फिर क्या कर रहा है ना, ए को कांस्टेंट रखना है यानी ए को स्थिर रखना है और बी के दर को क्या करना है 3 गुना कर रहा है, 3 गुना हो रहा है यानी नया बी क्या हो जाएगा 3B। तो नया रेट क्या हो जाएगा न्यू रेट। ठीक है, न्यू रेट क्या हो जाएगा के, ए को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है तो ए को हम ए ही रहने देंगे और बी को क्या कर रहा है 3 गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। अब हमें यहाँ देख रहा है 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब ये नया रेट क्या हो जाएगा, तो हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है तो हम इसे हटा भी सकते हैं क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं रहा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ दिया है ए को कांस्टेंट रखना है तो इसको छोड़ दो यहाँ पे। 3 का स्क्वायर क्या होता है तो 9 हो जाएगा, 9B। अब देखो नया रेट क्या हो जाएगा तो 9 गुना हो जाता है। देखो नया रेट क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बताना है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, किसी एक को कांस्टेंट रख देगा, दूसरे को कहेगा 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो जो पावर ऑफ स्क्वायर है ये कांस्टेंट इससे आप में गुना हो जाता है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहेगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा आपका
नया रेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ऐसे आपको बनाना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से निर्भर करता है। द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन। तो याद रखना है, ताप पे निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है अरहेनियस समीकरण के अनुसार। अरहेनियस ने ये बात को साबित किया था कि किसी भी रेट कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 13 करते हैं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट। जब भी हम हाफ लाइफ लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का 0.693, तो देखो यहाँ पे ए कहीं नहीं है, ए या ए नॉट। ए को बोलते हैं हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और ए नॉट को बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता और फाइनल सांद्रता। तो देखो यहाँ पे ए इसके फॉर्मूला में कहीं नहीं आता है, इसका मतलब ये जो है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसके फॉर्मूला में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये कैसा ऑर्डर रिएक्शन का रेट हाफ लाइफ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये हाफ लाइफ है। यहाँ पे इसके फॉर्मूला में ए कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया के लिए का एक उदाहरण, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब भी हमको रेट लिखना रहेगा तो याद रखना ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रेट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब रहता है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर रेट लिखते हैं तो के, ये क्या हो जाएगा, FeCl2। ये जो कॉफिशिएंट है ना ये पावर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे SnCl2 है, SnCl2 इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये तृतीय कोटि अभिक्रिया की है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे हम लोग लिखते हैं, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है, रिएक्टेंट से मतलब रहता है। और जो लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो कॉफिशिएंट है ये पावर बन जाता है। यहाँ पर जो इसका 1 है ये पावर बन जाएगा। और हमें कुल मतलब टोटल इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो द्वितीय कोटि का है, प्रथम कोटि का है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हम जोड़ेंगे 2 + 1 तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है FeCl3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो सिर्फ अगर आपसे सिर्फ पूछता कि FeCl3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है 2, SnCl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो 1। पूछता ये पूरा ऑर्डर ही क्या है इस रिएक्शन का, ये पूरा रिएक्शन का ऑर्डर ही क्या है, तब हम क्या हुआ करते हैं 2 + 1 3 बताते हैं, ठीक है। सेपरेट पूछता तो सेपरेट बताते हैं। टोटल रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है तो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर बताएंगे कि टोटल जो अभिक्रिया है वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, तो अभी बताए थे रेट कांस्टेंट कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन 1 - n और समय इनवर्स, टाइम का इनवर्स। ये n क्या बताए थे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कोटि, ठीक है। ये n क्या है, कोटि है। अब देखो यहाँ पे क्या, अभिक्रिया की वेग पर, अभिक्रिया की कोटि पर। तो ये देखो ये जो हमारा जो दर रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ये मात्र किस पे निर्भर करता है, ये n पे, ठीक है। और n क्या है, हमारा अभिक्रिया की कोटि है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, अरहेनियस परिकल्पना, अरहेनियस हाइपोथेसिस के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो तापक्रम बढ़ाने पे, जैसे हम हीट बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, तापक्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्योंकि अभी बताए थे जहाँ पे देखो जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जैसे अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से। दूसरा क्वेश्चन में रीजन पूछ रहा है आखिर क्यों बढ़ जाता है, तो याद रखना अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। कोलिजन थ्योरी जो होता है हमारा, कोलिजन जो होता है मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टक्कर लगाने लगता है। इस कारण से जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रेट या स्पीड बोलो, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज अधिक ऊर्जा वाले टक्कर के कारण संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। यही अरहेनियस का इक्वेशन और अरहेनियस का परिकल्पना यही बोलता है। 18 करते हैं, अभिक्रिया का वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अरहेनियस समीकरण द्वारा पता चलता है, ठीक है। अरहेनियस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए एग्जाम में। 19 का क्वेश्चन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 2HI है का समय
का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो ये जो Kp है आपका, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तापक्रम पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे ही निर्भर करता है, किसके अकॉर्डिंग? अरहेनियस के अकॉर्डिंग। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया का दर निर्भर करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन सक्रिय भार पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। इसे बोलते हैं एक्टिव मास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। लॉ ऑफ एक्टिव मास भी है, तो ये क्लास 11th में भी हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना था, ये एक्टिव मास वहीं से आया है। और क्लास 12 में आपको केमिकल काइनेटिक्स में ये थोड़ा सा एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना है, ये सक्रिय भार जो होता है किसी वस्तु की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 21। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक होती है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे यार रेट कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे बात बराबर होता है, वेलोसिटी बोलो चाहे रेट बोलो। तो आपके किताब में रेट लिखा हुआ है तो रेट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स भी लिखा मिले, सेकेंड इन्वर्स लिखा मिले, मिनट इन्वर्स लिखा मिले, ये सब एक ही चीज़ है, या आवर इन्वर्स लिखा मिले, तो सब टाइम का ही ऐसा यूनिट होता है। और ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो इनिशियल या फाइनल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है और सिर्फ टाइम पर निर्भर करता है। तो पर सेकंड हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। इतना क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है केमिकल काइनेटिक्स का। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, और 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो वहाँ भी अच्छा 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको इसी सब वीडियो से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही 1-2 स्टेप बढ़ा करके आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है आपका केमिकल केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर। ठीक है? तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।